एक कर्व है, एक पाथ है जो कहां से कहां तक है, 0 2 से 3 0। और f इसने बताया कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा हमारे पास, कुछ ऐसे इसने दे रखा है। पाथ का इक्वेशन पता है तो मैं उस पाथ का यूज कर लूंगा ना, और देन हो जाएगा। बट यहां पर वो पाथ नहीं दिया गया, बस बता दिया उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि 0 2 से 3 0 तक एक पाथ है। मैं ज्योमेट्रिकली क्या कह रहा हूं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। x0 y2, तो x0 y2 तो यहां कोई पॉइंट हो सकता है, ले लेते हैं अप्रोक्स। और फिर कितना, x3 और y0 ये, तो इससे इस तक एक पाथ है। कहां से कहां तक समझने की जरूरत है, कहां से कहां तक, 0 2 से 3 0 तक, यानी कि इससे इस तक एक पाथ है। वो पाथ अगर आप मेरी बातों पर फोकस कर रहे हो तो वो पाथ ऐसे भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कोई पाथ ऐसे भी हो सकता है, वो पाथ ऐसे भी हो सकता है। इसने सिर्फ इतना हमें बताया है कि कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये सभी कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अब ये पाथ जो है कुछ भी हो सकता है, बस इसमें बोले पाथ है गामा, और हमसे ये लाइन इंटीग्रल इसने पूछ लिया है। कैसे करें, अगर ये क्लोज रीजन बन रहा होता तो हम थोड़ा ग्रीन्स थ्योरम से हेल्प ले सकते थे, इस बार वो भी नहीं ली जाएगी। अभी पीछे आपको उसने नाम दे दिया था कि पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर को यूज करके आपने वो पाथ बनाना है। इस बार सिर्फ पाथ बोल दिया। तो ऐसे केस में क्या करें, आप ऐसे वाले केस में मेरी एक बात को गांठ बांध लें कि जब वो आपको पाथ नहीं देता है, पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा देता है, तो 99.99% ये चांसेस होते हैं कि इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होगा। वो फंक्शन ऐसा देगा जिसका कर्ल 0 आ जाएगा, यानी कि जो वेक्टर फील्ड ऑफ फोर्स F है वो कंजर्वेटिव होगा, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही होगी। तो अगर आप इसका कर्ल निकाल के चेक करेंगे तो इसका कर्ल 0 आ जाएगा। यू कैन चेक। मैं इसका जो कर्ल है, अगर वो कर्ल F निकालूं तो I J K, देखो मेरे नाम के बिना क्वेश्चन भी नहीं होना है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। यहां रखेंगे 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2x, z है ही नहीं 0। तो मैं कर्ल निकाला इसका, तो इसको छोड़ा इसको छोड़ा, तो यहां ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर ये चेक कर लो, 0, उधर भी 0, फिर ये चेक कर लो, इधर जाओगे कितना बनेगा -2, उधर जाओगे फिर से -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -2 + 2 0, तो यानी कि 0i + 0j और प्लस 0k आ रहा है। दैट मींस ये 0 वेक्टर आ रहा है। और अगर कर्ल 0 आ जाता है तो इंटीग्रल जो है पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट। अगर कर्ल 0 आ जाता है तो इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये कुछ रिजल्ट थे जो मैंने आपको लिखवाए थे, अगर आप नोट्स को उठा करके देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 4 रिजल्ट हैं जो आपस में इक्विवेलेंट हैं। 4 स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाए थे जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा था, तब भी लिखवाए थे, आपको भी लिखवाए हुए हैं। इंप्लाइड ये सारे एक दूसरे को करते हैं। अगर कर्व क्लोज्ड हो जाए और F जो है कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स बना रहा है, तो जब इंटीग्रल पाथ पर ही डिपेंड नहीं कर रहा तो मतलब एंड पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा होगा, एंड पॉइंट सेम हो जाएंगे तो इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स है, यानी कि जो कर्ल है एफ का वो 0 आ जाता है, तो इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और ये लास्ट पॉइंट जो एंड पॉइंट्स हैं ये कोइंसाइड कर जाएं, अगर ये फर्स्ट और लास्ट जो है सेम हो जाए, यानी कि कर्व जो है क्लोज हो जाए, तो इंटीग्रल वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? 0। एक कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं। अगर ये लाइन इंटीग्रल आप किसी ऐसे पाथ के अलोंग इवेलुएट कर रहे हो जो कि क्लोज्ड है, तो इस लाइन इंटीग्रल को किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग इवेलुएट करने का जो प्रोसेस है उसे हम सर्कुलेशन कह देते हैं। सर्कुलेशन अगर निकालने के लिए बोले तो आपने क्या करना होगा? ये लाइन इंटीग्रल निकालना होगा। चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? समझ आ रहा है? और सर्कुलेशन हमेशा 0 होगा अगर कर्ल एफ 0 आ जाता है। वजह क्या हो रही है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है। ऐसे समझ लीजिएगा, यहां से चला और यहीं आया, और जब एंड पॉइंट्स पर सेम हो गए तो हम इंटीग्रल करके क्या कर करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सेम सेम खत्म हो गए, सब कुछ 0 हो जाने वाला है। हालांकि कर्ल से उसको रिलेट करेंगे हम, स्टोक्स थ्योरम का भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको बात समझ आई कि यहां ऐसा फील्ड ऑफ फोर्स दे रखा था कि जो कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव क्यों था? कर्ल 0 है। इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होगा। पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो 0 से 30 तक आप कोई भी कर्व ले लीजिएगा, सभी कर्व के अलोंग सेम इंटीग्रेशन आएगा। अगर आप ये वाला कोई कर्व बना लेते हैं, ये ले लेते हैं, या सीधे आप सस्ती सी कोई स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं यहां से, तो उसके अलोंग भी वही इंटीग्रल वैल्यू आएगा जो इन सब के अलोंग आ रहा है। क्यों? इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एंड पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है। कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी बन रही है? अब अगर एंड पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक तो तरीका यह है कि अगर आप बेसिक प्रोसेस से करना चाहते हैं तो यहां इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकाल लीजिएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को निकाल लीजिएगा। उस स्ट्रेट लाइन का यूज करके आप इसको कर सकते हैं। आई थिंक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो मैं आपको पहले बेसिक सा क्राइटेरिया जो है उससे कराता हूं, फिर एक दूसरा और क्राइटेरिया है जिससे यहां हम इसको कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने? अगर मैं यहां सबसे सस्ता कर्व क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली रेखा का समीकरण है ना। तो यहां पर क्या बनेगा? y माइनस वाई x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 और इंटू कितना आ जाएगा? x माइनस x1। x1 कितना है यहाँ पे? 0। तो यहां से पाथ कितना आएगा? वो आ जाएगा 2 और माइनस 2y 3x। देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां से 2y3 बन जाएगा, x है, और उधर से 2 आ जाएगा। तो अगर मैं dy निकाल लेता हूं तो कितना आएगा? माइनस के 2y3 और dx आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? कांस्टेंट होगा, 0 होगा। नाउ इट्स वेरी इजी टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, क्योंकि f डॉट dr ये निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब f को लिख देते हैं, ये 2 टपल में है, चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने i और प्लस इसको j के साथ पोजीशन वेक्टर डॉट कितना dr के लिए क्या लिखेंगे? i dx प्लस j dy। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? इसका इससे, इसका इससे, तो 1 माइनस 2y dx प्लस 1 माइनस 2x dy। क्लियर है ना? इसमें भी मैं सब कुछ किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं? सब कुछ मैं x में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो y को आप रिप्लेस कर दीजिएगा। जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू वाई करो तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4/3x। क्लियर हो रहा है ना? dx 1 ये प्लस 1 माइनस 2x, और dy को कितना लिखोगे? माइनस 2/3 dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना भी हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? -3 प्लस 4/3x
इसको इन साइड मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 2/3 प्लस 4/3 एक्स और dx। इसको सिंप्लीफाई करके बताइएगा कितना आने वाला है। ये 3 3 9 और 2 कितने हो गए 11/3। ये कितना आ जाएगा 8/3x। तो ये तो इतना आ रहा है। अब आपने क्या करना है, ये तो f डॉट डी आ रहा है ना, अब आपने तो इंटीग्रल निकालना है, तो आप इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करें। अब कितना आ जाएगा यहां से, x की जो रेंज है यहां से कहां तक कितना चल रहा है, 0 से x का 0 से 3, क्योंकि मैंने सब कुछ किस में कन्वर्ट कर लिया है x में। तो -11/3 प्लस 8/3 x और dx, साथ में dx भी लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो माइनस के 11/3 x प्लस 8/3 x²/2 और 0 से इवैल्यूएशन करते हैं तो ये -11 हो जाएगा। यहां जब रखोगे तो इसको इससे कट करते हैं 4 हो गया और 3 3 9 से इसको काटोगे तो कितना 3 टाइम्स जाएगा, 3 4 12, तो कितना आ जाएगा 1। सो आई थिंक ये बात समझ आई होगी, क्योंकि बच्चे इसी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पाथ बताया तो सही लेकिन पाथ का इक्वेशन नहीं दिया, तो इसको करा कैसे जाए। तो जब भी CSR नेट या गेट वालों की बुद्धि आप जो है ठीक से जान जाइएगा, इनकी बुद्धि बस इतना चलती है कि अगर यहां ये फंक्शन हमें पाथ नहीं दे रहे हैं ना एग्जैक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट मींस इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट रहा होगा, कर्ल चेक कर लिया जाए। हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप से आपका हो जाएगा। तो ये 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब इसी को और कैसे किया जा सकता था, ये तो रहा ना। अब बाकी यानी कि ये अप्रोच थोड़ा गंदी सी हो जाती है, लेंदी सी भी हो जाती है। कैसे करें, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे गेट एग्जाम में, वो भी देखिएगा। वो 4 रिजल्ट आपस में जब इक्विवेलेंट होते थे तो हम ये कहते थे जो इंटीग्रल है mdx प्लस n/dy ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है उस केस में जब f कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स बनाए, यानी कि इसका कर्ल जो है 0 हो, यानी कि ये इरोटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स अगर बना रहा है, इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। सारे रिजल्ट आने लगे ना माइंड में, सर्कुलेशन अगर निकालना 0 हो जाता है। तो अब ऐसे वाले केस में हम इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली जो f दे रखा है और हम यहां से dr निकाल ही लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करूं इसका। ये सेकंड मेथड में बता रहा हूं आपको, फर्स्ट मेथड से आपने निकाल लिया आंसर 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि -11 प्लस के 12 बैठ रहा था। और क्या कर सकते थे, तो और इसमें हम इसका वैल्यू निकालने के लिए सेकंड मेथड में f डॉट dr डायरेक्टली रख लीजिएगा, 1 - 2x dx आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1 माइनस ये 1 - 2y और dx और 1 - 2x और dy। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से 30 तक। तो जब यहां f कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स बना रहा है, f जो है इरोटेशनल वेक्टर फील्ड ऑफ बना रहा है, तो ऐसे वाले केस में इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जा सकता है, केवल इसी केस में पॉसिबल होता है, बाकी कोई केस नहीं। एग्जैक्ट हो तो हाँ, कुछ भी हो, चाहे जेड भी आ जाए तब भी अगर एग्जैक्ट है तभी इसको टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसको क्या करा जाए,
फिर टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखने की कोशिश करा जाए। तो टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में इसे कैसे लिखा जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, कैसे इसको टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना चाहते हो, मतलब लिख सकते हो। टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं, कैसे इसको लिखा जा सकता है? मैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ किसका क्या लिख सकता हूं इसको? मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और यहां 2b। वो आपको आई से हमें कैसे पता चलेगा? आपको भी पता चलेगा, आप बस मेरी बात को ध्यान से देखते रहिएगा। dx मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y dy, यहां से dx और यहां से कितना आएगा, ये dy और माइनस के 2x और dy। इस dy को इस dx के साथ लिख दो तो dx प्लस dy हो जाता है। इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं क्योंकि सेम नेचर वाले हैं ये, ठीक है। तो -2 कॉमन लेने के बाद y dx और प्लस x dy कर दिया जाए, तो यहां से 2 कॉमन लेने के बाद ये dx प्लस dy और माइनस के 2 टाइम्स ऑफ d ऑफ x y लिखा जा सकता है। और यहाँ d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को बाहर निकालोगे यही एक्सप्रेशन आपको नजर आएगा। हमेशा ऐसा पॉसिबल हो जाएगा अगर f जो है कंजर्वेटिव हो, यानी कि ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट हो। उसका तरीका क्या है, कर्ल चेक कर लो। अब आप इसमें क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन करते हैं ये सांप का फना जो है डेरिवेटिव से हट जाता है, तो आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं इधर कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2x वाई, और 0 से 3 0। आप अपर लिमिट रखिएगा और माइनस लोअर लिमिट रखिएगा। तो जब इसमें अपर लिमिट रखेंगे, ये x की जगह रखा जाना है और ये y की जगह रखा जाना है, तो रखिएगा 3 0। तो x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह 3 y की जगह 0, ये 0, और माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 और y की जगह 2 रखना है, तो यहाँ पे 0 प्लस 2 और माइनस 0। तो ओवरऑल सॉल्व करके कितना आएगा 3, और यहाँ से -2, तो कितना आ जाएगा 1। अभी पिछला जो मेथड था उससे भी कितना आ रहा था 1। वहां जरूरी नहीं है कि आप वो स्ट्रेट लाइन लो, आप पैराबोला ले लो, आप उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाला कोई सर्कुलर डिस्क बना लीजिएगा, पॉसिबल है वो। तो इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है, तो कर्व कुछ भी ले लिया जाए, पाथ कुछ भी ले लिया जाए, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू सेम आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जैसे ये पॉइंट था हमारे पास कितना 0 2, और ये कितना था, मुझे इससे इस पर जाना है, तो मैं यहां जैसे बंदर किसी खंबे पे चढ़ता है ना, तो उतर के आ जाएगा यहां से और इधर आ जाएगा, तो ये पाथ ले सकते हैं। तो इसके अलोंग और प्लस इसके अलोंग, उससे भी हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को करने के कितने सारे पैटर्न आपके पास अवेलेबल है। फिर भी बच्चे कहते हैं कि क्वालिफाइड में मार्क्स कम रह गए, पेपर टफ आया था। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस दिल से करोगे तो चीजें होंगी। अभी भी हमारे पास कितने दिन बचे हैं, अभी भी आपके पास लगभग 20 दिन तो बचे ही हैं। तो इन 20 दिन में अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर भी आपको मिलने वाला है। सो आपको ये बात समझ आई होगी।